आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 में हमने आखिर में जाना था कि जब चार्ल्स डार्ने को मौत की सजा सुनाई जाती है तो लूसी मैनेट बेहोश हो जाती है, जिसको सिडनी कार्टन उठाकर घर ले आता है और वहां पर कार्टन उसके कान में कुछ शब्द भी बोलता है और फिर घर से निकल जाता है। तो अब ये चैप्टर उसी सीन के आगे है। तो शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। जब सिडनी कार्टर वहां से चला गया तब उसे नहीं पता था कि उसे अब क्या करना है या कहां जाना है। किसी कारण से उसने सेंट एंटोनी में डिफार्ज के कैफे की तलाश करने का फैसला किया। उसे वहां क्या मिलेगा इसकी उसे उम्मीद नहीं थी, वह इस बात से अनजान था। उसे आसानी से डिफार्ज की दुकान मिल गई। अंदर जैक्वस 3 यानी ट्रिब्यूनल, जिसको न्यायाधीश भी कहा जाता है, न्यायाधीशों में से एक, काउंटर पर डिफार्ज और उनकी पत्नी से बातचीत कर रहा था। कार्टन ने एक सीट ली और फ्रेंच में कुछ ऑर्डर किया। मैडम डिफार्ज ने अजनबी को देखा, यानी सिडनी कार्टन को देखा। मैडम डिफार्ज सिडनी कार्टन से पूछती है, क्या आप यहाँ पर अंग्रेज हो? तो सिडनी कार्टन कहता है, हाँ मैडम, मैं एक इंग्लिशमैन हूँ। कार्टन ने एक पेपर पढ़ने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह डिफार्ज और उनकी पत्नी और जैक्वस 3 की बातचीत सुन रहा था। मैडम डिफार्ज ने सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने के एक जैसे चेहरे पर ध्यान दिया और कहा कि ये बिल्कुल एवरमोड की तरह दिखता है। पर लेकिन जल्द ही वे कार्टन के बारे में भूल गए और अपनी बातचीत उन्होंने जारी रखी। डिफार्ज ने पहले बात शुरू की। उन्होंने कहा कि किसी को ये सब कुछ रोकना होगा, लेकिन मिसिस डिफार्ज कहती है कि हाँ, जब उन सभी चार्ल्स परिवार के सिर काट दिए जाएंगे तब ये रुकेगा। जैक्वस 3 भी इस बात से सहमत हुए। पर लेकिन डिफार्ज बोले, बिल्कुल सही, लेकिन क्या डॉक्टर को इससे बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं हो रही? क्या तुमने उसका डॉक्टर का चेहरा देखा था? लेकिन मैडम डिफार्ज कहती है, हाँ, और वह अब रिपब्लिक का हिस्सा भी नहीं रहा है। और उसकी बेटी, उसे तो देखकर चार्ल्स को और भी दर्द होना चाहिए। क्या आप भूल गए हैं? मतलब अपने पति से कह रही है कि आप भूल गए हैं डिफार्ज, मार्किस ने जिस परिवार की हत्या की थी वे मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन और उनकी पति थे। इसलिए मुझे मत बताओ कि मुझे कहाँ रुकना है। ये बातें हवा और आग से कहो। यानी ये मैडम जो डिफार्ज है, ये वही बची हुई लेडी है जिसको बचा लिया गया था जब एवरमोड और उनके भाई, ठीक है, इन्होंने एक लड़की और एक उसके पति की हत्या की थी। उस समय में हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। तो उनमें जो एक महिला बची थी वो यही थी, मैडम डिफार्ज। इसलिए मैडम डिफार्ज कहती है, मार्किस ने जिस परिवार की हत्या की वे मेरे पिता, मेरे भाई और मेरी बहन और उनके पति थे। इसलिए मुझे मत बताओ कि मुझे कहाँ रुकना है। जब कार्टन ने यह सुना तो कार्टन को पता चला कि अब लिटिल लूसी और डॉक्टर मैनेट को फौरन फ्रांस छोड़ना होगा। मैडम डिफार्ज उन्हें चार्ल्स के साथ मरा हुआ देखे बिना नहीं रुकेगी। उसने अपना बिल चुकाया और वहां से चला गया। लूसी के घर के रास्ते में वह टेल्सन्स के घर रुका, मतलब मिस्टर जार्विस के घर रुका और मिस्टर लोरी और जेरी क्रंचर को इकट्ठा किया। जब वे डॉक्टर मैनेट के पास पहुंचे तो डॉक्टर मैनेट फिर से अपने मोची के काम, यानी शूमेकर का जो काम है, उसमें फिर से लगे हुए थे। डॉक्टर मैनेट बोलते हैं, मुझे काम करने दो, मेरे टूल्स कहाँ हैं? मतलब इस तरीके से वो परेशान होकर अपने टूल्स ढूंढ रहे थे। सभी ने इस बूढ़े व्यक्ति यानी डॉक्टर मैनेट को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका। कार्टन ने निजी तौर पर मिस्टर लोरी के साथ हालातों पर चर्चा करने का फैसला किया। वो सोच रहे थे कि मिस्टर लोरी से इस बारे में बातें करें। अब दोनों आदमी यानी मिस्टर जार्विस लोरी और सिडनी कार्टन बैठ जाते हैं, जबकि डॉक्टर मैनेट घबराहट में इधर उधर टहल रहे होते हैं। डॉक्टर की अजीब चाल से उन्हें ठोकर लगी। वहां एक छोटे से केस था, मतलब एक डॉक्यूमेंट था जिसमें से एक निजी दस्तावेज रखा था। जैसे ही कार्टन ने झुककर उस डॉक्यूमेंट को उठाने की कोशिश की तभी उसे अपनी समस्या का समाधान मिला। सीडी कार्टन मिस्टर लोरी से कहती है, मिस्टर लोरी, ये देखिए सर्टिफिकेट है जो अनुमति देगा कि डॉक्टर लूसी और चाइल्ड पेरिस से बाहर निकलने के लिए जा सकती हैं। ये डॉक्टर को कल मिला होगा। और फिर कार्टन ने अपनी जेब में हाथ डाला और वैसा ही एक कागज का टुकड़ा निकाला और कहा, ये मेरा पास है मिस्टर लोरी, ये पास लिए और तुरंत देश को छोड़ने की तैयारी कीजिए, देश को छोड़ने की तैयार हो जाइए।
इस पर मिस्टर जार्विस लोरी चिंता के साथ सिडनी कार्टन की तरफ देखती है और पूछती है, क्या वे खतरे में हैं? तो सिडनी कार्टन बताता है कि मैं डिफार्ज की दुकान में एक बातचीत सुनी और मुझे विश्वास है कि मैडम डिफार्ज लूसी और बच्चे को कोर्ट में रिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। पर मिस्टर जार्विस लोरी पूछती हैं, लेकिन किस अपराध के लिए? सिडनी कार्टन बताती है कि नए कानून के अनुसार जो कोई भी गुनहगार की मौत पर रोता है उसे खुद मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। उसके पिता भी लगभग उसी रूप से अपराध के दोषी होंगे। आपको उन्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। मिस्टर जार्विस लोरी कहती हैं, मैं आज चीजों की व्यवस्था करूंगा और जैसे ही आप कल यहाँ आएंगे हम निकल जाएंगे। सिडनी कार्टन कहता है, आपके पास मेरा पास है, जैसे ही आप मेरी जगह जाएं इंग्लैंड के लिए निकल जाना। मिस्टर जार्विस लोरी सिडनी कार्टन से कहते हैं, क्या आपको लगता है कि मैं लूसी और डॉक्टर मेनेट को आने के लिए राजी कर पाऊंगा? सिडनी कार्टन कहता है, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है मिस्टर जार्विस लोरी, और याद रखें किसी भी चीज के लिए रुके या देरी ना करें। कई जिंदगियां इसी पर निर्भर करती हैं। मिस्टर जार्विस लोरी कहती है, मैं करूंगा, मतलब मैं जो तुम कह रही हो वही करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना हिस्सा अच्छी तरह से निभाऊंगा। सिडनी कार्टन कहती है कि और मैं अपना काम भी अच्छे से करूंगा। मुझे आशा है कि मैं भी अपना काम अच्छे से करूंगा। और ऐसा अलविदा कहकर मिस्टर लोरी को वो वहां से चल देता है। अगले दिन कोंसेरग्री में 52 मैन, मतलब 52 लोग और 52 मैन थे और वुमेन थी। ये सभी 3 बजे मरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चार्ल्स डार्ने अपनी कोठरी में अकेले जानते थे कि वह भी मरने वाले हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे इसे रोकने के लिए कर सके। 1 घंटे में वे उसके लिए आ जाते, उसे गाड़ी में डाल दिया जाता और सड़कों से होते हुए गैलोटीन तक ले जाया जाता। वह अंधेरी कोठरी में एक छोटी सी मेज पर बैठ गया। लूसी और डॉक्टर मेनेट और मिस्टर जार्विस लोरी को छोटे पत्र लिखने के लिए कागज और कलम लेकर। जैसे ही उसने अपना आखिरी पत्र खत्म किया, उसकी कोठरी का दरवाजा खुला और उसे अंग्रेजी में फुसफुसाते हुए एक आवाज सुनाई दी। 2 लोग बातें कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे फुसफुसाते हुए। कैसी बातें कर रहे थे? वो बोल रहे थे, उसने मुझे कभी नहीं देखा, अकेले अंदर जाओ, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। चार्ल्स ने मुड़कर कार्टन को अपनी ओर आते देखा। इससे पहले ही वह कुछ बोल पाता, सिडनी कार्टन ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। चार्ल्स डार्ने को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सिडनी कार्टन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिडनी कार्टन बताता है कि हमारे पास समय नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अपने जूते उतारो और मेरे जूते पहन लो, मेरा कोट पहनो और फिर अपने बाल मेरे जैसे खोल दो। चार्ल्स पूछता है, मेरे प्रिय कार्टन, लेकिन इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो कार्टन कहता है, सवाल मत पूछो, हमारे पास समय नहीं है। जब उन्होंने कपड़े की अदला बदली की तो सिडनी कार्टन चार्ल्स की ओर मुड़ गया। कार्टन कहता है, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ लिखो, मैं तैयार हो लिखने के लिए। तो चार्ल्स कहता है, मतलब लिखने के लिए तैयार हो और लिखो कि तुम्हें याद है। चार्ल्स भी फिर लिखने के लिए शुरू हो जाता है और फिर पूछता है कि क्या लिखना है, मतलब? तो कहता है, हाँ, यदि आप, मतलब सिडनी कार्टन बता रहा है कि तुम्हें क्या लिखना है और जो चार्ल्स है वो लिखना शुरू करता है। सिडनी कार्टन बोलता है कि लिखो, यदि आप उन शब्दों को याद करते हो। और अभी देखो, इस दौरान जो चार्ल्स डार्ने है वो इन सभी सिडनी कार्टन के बोले हुए शब्दों को लिख रहा है। यदि आप उन शब्दों को याद करते हो जो बहुत समय पहले हमारे बीच से बात हुई थी, बताओ, यदि आप उन शब्दों को याद करते हो, उन बातचीत को याद करते हो जो बहुत समय पहले हमारे बीच से बातचीत हुई थी, तो आप इस पत्र को देखकर समझ जाएंगे मैं आपका आभारी हूं कि वह समय आ गया है जब मैं उन्हें साबित कर सकूं, अपने आप को साबित कर सकूं। जब वह चार्ल्स पर निगाहें गड़ाए हुए था, सिडनी कार्टन जब चार्ल्स पर निगाहें गड़ाए हुए था, तो कार्टन का हाथ धीरे धीरे कोमलता से चार्ल्स के चेहरे के करीब गया
और सीधे उसकी के नीचे रुमाल रखा। मतलब यहाँ पर जो सिडनी कार्टन था वो चार्ल्स का ध्यान भटका रहा था एक लेटर लिखने के लिए। सिडनी कार्टन ने चार्ल्स को एक लेटर लिखने को कहा और चार्ल्स उस लेटर को लिखने लगा और उसका ध्यान भी नहीं गया कि इतने में सिडनी कार्टन ने एक रुमाल निकाल कर उसकी नाक पर रख दिया। चार्ल्स ने पूछा, ये गंध कैसी है कार्टन? तो चार्ल्स एक सेकंड के लिए अपने आप को सीधा रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। पर लेकिन कार्टन ने उसे कमर से पकड़ दिया और फिर फुसफुसाते हुए एक आवाज निकाली, अंदर आइए, अंदर आइए। ऐसा कहते हुए कार्टन ने जासूस बरसात को बुलाया और कहा, उसे उसी रास्ते से बाहर निकालो जिससे हम अंदर आए हैं। जल्दी करो और उस गाड़ी तक ले जाओ। ड्राइवर से कहो कि वह चार्ल्स को वापस उसी पते पर ले जाए। अगर कोई तुमसे चार्ल्स के बारे में पूछे तो कहना कि जब मैं अंदर आया था। मतलब सिडनी कार्टन कहते हैं कि चार्ल्स के बारे में पूछे, क्योंकि चार्ल्स तो उस समय सिडनी कार्टन की तरह दिख रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जब चार्ल्स के बारे में कोई पूछे तो कह देना कि जब ये अंदर आया था, यानी मैं अंदर आया था तो मैं बेहोश हो गया था और मेरी हालत खराब हो गई थी। पर यहाँ पर बात किसकी हो रही है? थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाली बात है। यहाँ पर बात हो रही है जब गार्ड्स चार्ल्स को बेहोश देखेंगे तो यहाँ पर बरसात को ये कहना है कि सिडनी कार्टन जो है जब यहाँ देश में आया था तो उसकी हालत खराब हो गई, इसी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर ये सिडनी कार्टन ना होकर चार्ल्स डार्नी है। ठीक है, तो अब सिडनी कार्टन बात करते हुए कहती हैं बरसात से, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, कसम खाते हो? तो बरसात कहता है, मैं मरते दम तक साथ निभाऊंगा। 15 मिनट बाद कोठरी का दरवाजा फिर से खुल गया। एक आवाज आई, एवरमोर मेरे पीछे आओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ